नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हिंदी साहित्य की सीरीज सुबह की शिफ्ट में और उत्तराखंड के मॉक टेस्ट वाली सीरीज हमने शाम की शिफ्ट में शुरू किए हुए हैं। आज मेरा हिंदी साहित्य से दूसरा वीडियो है ना। तो ये वीडियो यूजीसी नेट, चाहे टेट यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो, है ना, या फिर पीजीटी टीजीटी हो, वहाँ पे भी आप काम करेगा। जैसे उत्तराखंड के प्रवक्ता का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये दोस्तों काम करेगा वीडियो, है ना। ये नोट्स आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा समझ लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और इसमें क्या आ रहा है, देखो फैक्ट, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। तुम्हें पता है हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा थी, या हिंदी साहित्य की कितनी लेखन पद्धति थी? तो चार मुख्य थी, है ना। हमने वर्णानुक्रम पद्धति पढ़ी, काल अनुक्रम पद्धति पढ़ी, वैज्ञानिक पद्धति पढ़ी और विधेयवादी पद्धति पढ़ी है। चार पढ़ी है ना। वर्णानुक्रम पद्धति में आप सभी ने गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर को देखा था, है ना। काल अनुक्रम पद्धति में गिरियर्सन और मिश्र बंधु को देखा था। वैज्ञानिक पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति में हमने रामचंद्र शुक्ल तेन को देखा था। वैज्ञानिक पद्धति में हजारी प्रसाद द्विवेदी को। विधेयवादी पद्धति में रामचंद्र शुक्ल या तेन को देखा था। तेन ने ही विधेयवादी पद्धति की शुरुआत की थी, है ना। अब नलिन विलोचन शर्मा ने एक बात भी बोली थी कि जो विधेयवादी पद्धति है, इसकी शुरुआत शुक्ल ने नहीं बल्कि किसने की है? गिरियर्सन ने करी है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना। साथ ही साथ आप याद रखना, जाति, क्षण विशेष और वातावरण, तीन चीज़ें थी विधेयवादी पद्धति में जो हमने कल मुख्य रूप से पढ़ी थी। और आपको सिर्फ एक बात और याद रखनी है इन चीज़ों में कि रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी और आपका राम कुमार वर्मा, ये लोग हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति की भी शुरुआत, मतलब उसके आधार पर ही अपना साहित्य भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास लेखन की परंपराएं। तो सबसे पहले आ रहा है नाम किसका? गारसा दा तासी का। जन्म 1794, फ्रांस। गारसा दा तासी क्यों फेमस हैं, इस चीज़ को समझना। हिंदी का जो साहित्य लेखन है उसकी सबसे पहली शुरुआत गारसा दा तासी ने ही की थी। देख रहे हो, अपना देश का साहित्य, अपनी हिंदी का साहित्य सबसे पहला प्रयास किसी भारतीय ने नहीं किया है, गारसा दा तासी ने किया है, जिनका जन्म 1794 ईस्वी में फ्रांस में हुआ है। इनकी रचना का नाम है इस्तवार दा लिटरेतुर एंदुवी ए हिंदुस्तानी। क्या लिखा हुआ है? इस्तवार दा लिटरेतुर एंदुवी ए हिंदुस्तानी। अब इधर देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान, कौन से विद्वान? फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया। तो जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन है, इसका सबसे पहला प्रयास किसी भारतीय ने नहीं किया है, फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया है। इनका साहित्य किस में था? आप सभी को पता है, ये वर्णानुक्रम पद्धति वाला साहित्य इन्होंने लिखा था। भाषा इसकी फ्रेंच थी। प्रकाशन इसका हुआ है दो भागों में। दो भाग में बोलेंगे तो पहला भाग आया था 1839 में, दूसरा भाग आया है इसका 1847 में। इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब आया? तो ये 1871 में। ठीक है। अब इधर देखो, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, 1839, 1847, 1871। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भाग कब आया है? 1839 में। दूसरा भाग 1871 में। पहला भाग जो है वो दो बार प्रकाशन हुआ है, एक 1839 में, एक 1847 में। और जो उसका दूसरा संस्करण था वो कब आया था? 1871 में आया था। इस चीज़ को जरा समझ लेना आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रित, ये प्रकाशित कहाँ से होती है, छपी कहाँ से थी? एक प्रकार से पेरिस, ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति BA, ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति द्वारा कहाँ पर? पेरिस में ये मुद्रित हुई थी। कवियों की संख्या कितनी मानी गई इसमें? 738 कवि इसमें माने गए थे। 72 हिंदी के, शेष उर्दू के। तो शेष कितने जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, 666 प्लस 72। ठीक है, 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7,
तो आपसे कोई पूछे हिंदी के कितने, तो आप बोलोगे 72, शेष उर्दू के 666। वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया, इसमें क्या होता है, कवियों का विवरण उनके नाम के अनुसार होता है, जिसको हम एक शब्द को संग्रह के समान देखते हैं, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे दोषपूर्ण पद्धति भी मानी गई है वर्णानुक्रम पद्धति, है ना। गारसादास तासी और शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने अपने साहित्य जो लिखे हैं वो आपका वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर ही लिखे हुए हैं। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, मतलब जो इस्तवार द लिटरेचर एंदोवी ए हिंदुस्तानी है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट सबसे पहले किसने किया, तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन ने। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, नाम याद रखना, हिंदुवी साहित्य का इतिहास 1952, किस नाम से, हिंदुवी साहित्य का इतिहास 1952। इसको जरा सा याद रखना, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, ये भी एक अनुवाद इतिहास है जो कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का है, ठीक है, किशोरी लाल ने किया हुआ है ये। तो इस चीज़ को जरा सा याद रखना, अनुवादित हिंदी साहित्य, हिंदुवी अगर आ जाएगा तो आप याद रखना लक्ष्मी, ठीक है, 1952 में किया था। अब इसमें क्या आ रहा है, अरे इसमें वो फैक्ट नहीं आया, चलो वो पुष्पदंतम आएगा। अब अगला राइटर क्या नाम आ रहा है, देखो इधर, महेश दत्त शुक्ल। ये इस चीज को आप समझ के चलना, क्या बोल रहा है मैं आपको डाउट क्लियर कराऊंगा। महेश दत्त शुक्ल में क्या बोल रहा है, इनकी रचना है भाषा काव्य संग्रह। कौन सी रचना है इनकी, भाषा काव्य संग्रह। यह हिंदी भाषा में, और देखो इस्तवार द लिटरेचर एंदोवी ए हिंदुस्तानी, वो हिंदी भाषा में नहीं लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, पेरिस से मुद्रित है, ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति द्वारा प्रकाशित हुआ है। 738 कवि थे उसमें, 62 हिंदी के थे, आपके 666 कहाँ के हैं, उर्दू के कवि हैं उसमें। 1839 में आया है, दूसरा भाग 1847 में आया है, फिर दूसरा संस्करण 1871 में आया है। इन चीज़ों को आप याद रखना थोड़ा सा। यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था, जो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ, 1873 में प्रकाशित हुआ। तो किसी भारतीय द्वारा हिंदी में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है, भाषा काव्य संग्रह, जो लिखा किसने है, महेश दत्त शुक्ल ने। और ये प्रकाशित कहाँ हुआ, छपा कहाँ पे था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता 1873 में। अब एक चीज और समझ के चलना आप लोग, इसमें एक नाम मिस हो गया था, मौलवी करीमुद्दीन, दिल्ली कॉलेज से प्रकाशित तज़किरा ई शूराई हिंदी 1848 ईस्वी में प्रकाशित। कवियों की संख्या 1004, कितनी है, 1004 है, 62 हिंदी के। अच्छा 62 अगर इसके हिंदी के हैं तो उसके 72 होंगे, ठीक है। जो आपका गारसादास तासी की हिंदी वो साहित्य है उसमें 72 कवि हैं, ठीक है। इस्तवार द लिटरेचर एंदोवी ए हिंदुस्तानी में 72 कवि हो गए, ठीक है, वो हिंदी के। अब तज़किरा ए शूराई हिंदी में देखो 62 कवि है हिंदी के, शेष उर्दू के हैं। मुख्य बिंदु, ये स्टार मार्क पॉइंट है भाई, इसको याद रखना। सर्वप्रथम कालक्रम ध्यान में रखा गया परंतु नामकरण नहीं किया गया। काल के अनुसार कैटेगरी बनाई गई थी, लेकिन उन कालों का क्या किया उन्होंने, नामकरण नहीं किया, तो इसलिए इनका भी नाम नहीं जाता है नामकरण करने वालों में, ठीक है। अगला नाम आ रहा है शिव सिंह सेंगर। भैया इसको जरा सा याद रखना, 1833 का जन्म है, मैंने याद रखा शिव सिंह सेंगर 1833। पुस्तक शिव सिंह सरोज, प्रकाशन 1883। नवल किशोर प्रेस से
कवियों की संख्या 838, बाद में 1003 कवि। मतलब कहने का क्या मतलब है, जब शुरुआत में प्रकाशित होती है तो उसमें 829 कवि थे, बाद में इसमें कुछ कवि और जोड़े जाते हैं जिससे इनकी संख्या हो जाती है 1003। ठीक है। लेखन पद्धति आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं शिव सिंह सेंगर की। ठीक है। तो आपको मैंने शुरू में बोला था कि गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर इन दोनों ने अपना साहित्य वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा था, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया था। जब दोनों का साहित्य एक पद्धति पर है, उन्होंने काल विभाजन और नामकरण नहीं किया, तो इनका भी काल विभाजन और नामकरण नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु, अच्छा भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु मतलब शुरुआत वाला बिंदु किसे बोलते हैं, तो शिव सिंह सरोज को कहते हैं। उसका कारण बताता हूँ। आपको तो लगेगा महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह होना चाहिए, लेकिन भाषा काव्य संग्रह उतना शिखर तक नहीं पहुंचा जितना ये पहुंचा था, और इसीलिए क्या करा गया, इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु नाम दिया गया था। अब इसमें एक लाइन आ रही है, देखो, प्रकाशन वर्ष। आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप 1883 याद रखो, पेपर में यही पूछा जाता है। देखो लक्ष्मी, अब देखो इधर माता प्रसाद गुप्त, और ये क्या रहा, लक्ष्मी SV से मैंने कुछ लिखा हुआ है, चलो इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। 1877 में इसका प्रकाशन वर्ष बोला इनने। अगला रहा माता प्रसाद गुप्त का है 1878, और रामचंद्र शुक्ल ने बोला 1883। लक्ष्मी हम सबको याद होगा हिंदी साहित्य को, लेकिन मेरे दिमाग से हट गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जन्म 1851। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब होता है, 1888 में होता है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसके लेखक जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन हैं, जिनका जन्म 1851 ईस्वी में हुआ था, तथा इनने अपने इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1888 रखा। अब आ रहा है, इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में हुआ था। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, स्टार्मार्क पॉइंट है देखो इधर, भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए, ठीक है, भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बढ़ते आगे। पहली बार कवियों को काल क्रम के अनुसार वर्गीकृत करते हुए इनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया। तो हम सभी को पता है काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था, एक आपका क्या है गिरियर्सन ने, दूसरा आपका क्या था मिश्र बंधु ने। तो क्या बोल रहे हैं, पहली बार कवियों को काल क्रम के अनुसार वर्गीकृत करते हुए इनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया था। लेखन पद्धति काल क्रम के अनुसार है। कवियों की संख्या इन्होंने 952 बोली, 886 कवि शिव सिंह सरोज और 65 कवि। अब देखो 886 और 65 करते हैं तो 951 कवि निकल के आता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे 952 कैसे लिख दिया, उसका कारण समझो। अगर 66 होगा तो 65 और 66 लगभग चलता है, तो इसके अन्य स्रोत से ये, तो 886 कवि इन्होंने शिव सिंह सरोज से लिए हुए हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या करना, याद रखना। कुल मिला के सिर्फ आप इतना याद रखना, लो 952 कवि। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, भक्ति काल 16वीं 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा था। किसने कहा था, तो ये गिरियर्सन ने कहा था।
ये बहुत मेन प्रश्न है। किसने कहा है? तो ये गिरियर्सन ने कहा है। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना। किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया। ठीक है, लक्ष्मी सागर वारसेन। लो, अब मेरे दिमाग में आ भी गया, वो लक्ष्मी सागर वारसेन थे। 1877 माता प्रसाद गुप्त, 1878 रामचंद्र शुक्ल, 1883। अब देखो इधर, ताशीय ग्रंथ का तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 और गिरियर्सन का जो इतिहास है वो 1957। ठीक है, इस चीज को जरा सा याद रखना। किशोरीलाल गुप्त द्वारा गिरियर्सन ने हिंदी को आविष्कृत भाषा कहा। स्टॉमक पॉइंट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि गिरियर्सन ने हिंदी को क्या कहा है? तो हिंदी को आविष्कृत भाषा कहा था। अगला पॉइंट आ रहा है, गिरियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया इन्होंने 1886 से 1921 तक लगभग। गिरियर्सन ने, ये फैक्ट थोड़ा सा मेरे को नया मिला था, तो इस फैक्ट में उतनी जान नहीं है, बट सुन लेना, सोचना इसको सही करने की कि क्या ये फैक्ट सही है, क्योंकि किताबों से बहुत सारे फैक्ट मिल जाते हैं लेकिन हमें उनका ना कहीं भी कुछ और साक्ष्य नहीं मिलता, तो उस पर थोड़ा सा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट था, गिरियर्सन ने 1889 में रामचरितमानस का संपादन बिहार में किया। तो कब किया? 1889 में रामचरितमानस का संपादन कहाँ किया है? तो बिहार में किया है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। किसको? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, क्योंकि इसमें क्या है कि भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित भी किया गया था। सबसे पहले उसमें कालक्रम के आधार भी रखा था, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, उसका नामकरण भी किया था। तो इसको थोड़ा सा सफल माना जाता है, इस तरीके से देखेंगे। और गिरियर्सन में तुम्हें पता होना चाहिए कि 11 भागों या 11 अध्याय में इन्होंने हिंदी साहित्य, अपने साहित्य को बांट रखा है। हालांकि हम आगे चल के पढ़ेंगे वो 11 साहित्य कौन से थे, कौन सी कैटेगरी कौन सी थी, क्योंकि उसके अंतर्गत एक आता है अध्याय 7वां अध्याय, जो कि रीति काव्य है। गिरियर्सन ने रीति काल को रीति काव्य नाम दिया है, इस चीज़ को समझना। और उसका अध्याय 7वां नंबर है। तो अध्याय की कभी कभार ना नाम पूछ लेता, 6ठे पे क्या था, 7वें पे क्या था, 8वें पे क्या था। हालांकि 7वां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बार बार 7वें को ही पूछता है। अगला नाम आ रहा है, देखो दोस्तों, मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु की एक पुस्तक है, मिश्र बंधु विनोद। कौन सी पुस्तक है ये? मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 4591 कवियों का उल्लेख है। अब खुद सोचो, 4591 कवि, मतलब लगभग 4600 कवि, या मोटा मोटा हम बोलते 5000 कवि के आसपास मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो ऐसा कैसे संभव हो गया कि इन्होंने 6000 कवियों का विवरण पूरा कंप्लीट किया? तो हम उस चीज़ को जरा ढंग से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या था कि इन्होंने इतने कवियों को लिख लिया। मिश्र बंधु, सबसे पहले देख लो, 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब इनका जो मिश्र बंधु विनोद है, ये 4 भागों में प्रकाशित हुई है। कुल कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 4 भागों में। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित होते हैं और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है। किसका? मिश्र बंधु विनोद का। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 4 भागों में, जिसके शुरुआती 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है। इसी में 4591 कवियों का विवरण दिया हुआ है, जिसका संकलन 3 भाइयों ने किया था, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ने। ठीक हो गया। 1900 ईस्वी में, ये पॉइंट सबसे मेन है, 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा। अब नागरी प्रचारणी सभा के बारे में सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई, कब? 16 जुलाई 1893 को होती है।
बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह इसके संस्थापक में आते हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कितने लोग? 3 लोग, बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार। लेकिन नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास बनते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल के क्या हैं? फुफेरे भाई हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को होती है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार ये 9वीं की छात्र होते हैं और ऐसे कहा जाता है कि ये आपस में बैठ के ही इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी। लेकिन कहा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन बने? राधा कृष्ण दास बने थे। लेकिन होता क्या है, 1893 में जब ये बनती है तो 1900 में ये क्या करते हैं? 1900 में ये नागरिक प्रचारणी सभा क्या करती है कि हस्तलिखित ग्रंथ खोजने का एक कार्य शुरू करती है कि भाई हम हस्तलिखित ग्रंथ को खोजेंगे। देखो क्या बोल रहा है, 1900 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसमें 1900 से 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक थे। जब 1900 में ये शुरू हुई कि हस्तलिखित ग्रंथों की खोजेंगे, तो इसका निरीक्षक का कार्य दिया गया श्याम सुंदर दास को। 1900 से 1908 तक रहे, लेकिन 8 का उन्होंने छोड़ा और ये कार्यभार दे दिया मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधु में भी याद रखना श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी 1908 से 1916 तक इस कार्य का निरीक्षक करते हैं। हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज कार्य का निरीक्षक कौन बन जाते हैं? सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। अब लोग इनके पास हस्तलिखित ग्रंथ भेजते थे और ये उनका अपना भी अपने साहित्य में भी ऐड कर लेते थे और वहाँ जमा कर देते थे। इसीलिए इनके साहित्य में 4591 कवियों का विवरण मिलता है। देखो 1908 से समझने वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि देखो इधर 1900 से 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक थे। 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। अब देखो याद रखना है, देखो श्याम बिहारी में एस, सुखदेव बिहारी में एस, तीसरा है गणेश बिहारी। तो आपको याद रखना है एस और एस दोनों साथ थे। तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी हो जाएंगे, गणेश बिहारी को अपने साइड कर देना है फिलहाल। अब मिश्र बंधु के अन्य ग्रंथों की बात करते हैं। हिंदी नवरत्न 1910। आपने कैसे याद रखना है? 9 रत्न में तो 9 होता है, लेकिन आपको एक और पढ़ा देना है, 10 कर देना है। लेखन पद्धति कालक्रम अनुसार पद्धति। तुम्हें पता है भाई गिरियर्सन ने काल अनुक्रम पद्धति लिखी है। शिव सिंह सेंगर, गारसादास दासी की वर्णानुक्रम पद्धति है। उसी के आधार पर यह बोल रहा है कि मिश्र बंधु ने भी काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। साथ ही साथ नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह इसके संस्थापक में आते 3 लोग और पहले अध्यक्ष बने थे बाबू राधाकृष्ण दास। अब आता देखो रामचंद्र शुक्ल का नाम। सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही किया गया। इनकी रचना है, ये रचना को जरा सा ध्यान देके चलना, बहुत बहुत बारीकी से समझना। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आया था ना, वो आया था हिंदी साहित्य का विकास नाम से। किस नाम से आया था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से आया था। इस चीज़ को आप बारीकी से समझ लो। अब पूछा विकास के लिए जाता है, लेकिन हम सब लगाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हुआ क्या था कि और ये कैसे शुरुआत हुई और बाद में कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास बना, इस चीज़ को जरा सा डिटेल में समझते हैं। प्रकाशन, देखो रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी, स्थापना 1893, आप सभी समझते हैं 16 जुलाई। अब देखो प्रकाशन वर्ष 1929। ठीक हो गया भाई। अगली लाइन देखो उसमें क्या बोला है, यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका, किसकी भूमिका? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। तो याद रखना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस भूमिका से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास भूमिका से प्रकाशित हुआ था। किसकी ये भूमिका लिखी गई थी? तो हिंदी शब्द सागर की ये भूमिका लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उस भूमिका को क्या नाम दिया गया था? हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था।
अब देखो इसमें लेखन पद्धति आ रही है विधेयवादी पद्धति, जन्मदाता 3, हम सबको पता है। कवियों की संख्या कितनी गई है इसमें, तो आप समझ लेंगे कवियों की संख्या गई है 1000। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें कवियों की संख्या मानी है 1000। कवियों की संख्या की अपेक्षा उनकी साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया। स्टार मार्क पॉइंट है भैया कि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना साहित्य लिखा उसमें कवियों की संख्या को मैटर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जो साहित्यिक मूल्यांकन है को महत्व दिया। साहित्य की जनता मतलब वो तुम्हें पता ही है रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं कि हिंदी जो भी साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्ति का स्थायी प्रतिबिंब होता है, स्थायी संचित प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब है जो समाज में चल रहा है, जो मनुष्य के हृदय में चल रहा है, जो उसे दिख रहा है, जो उसे महसूस कर रहा है, उसका साहित्य के साथ सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। तो उन्होंने बोला भाई कवि की संख्या मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगा तो एक चीज करेगा जो साहित्य है वो मैटर करेगा कि वो कितना समाज से, समाज की भावनाओं से, व्यक्ति की भावनाओं से, व्यक्ति के हृदय से सामंजस्य कर रहा है। अब मान लो वो हृदय कुछ अलग चल रहा है और साहित्य कुछ अलग लिख रहा है तो वो सामंजस्य नहीं बैठ पाया। तो कवि का यही धर्म है, यही कर्म है कि व्यक्ति के साथ, साहित्य के साथ, समाज के साथ सही से सामंजस्य बैठाना, ताकि हम उस साहित्य को पढ़कर उस समाज की, साहित्य की स्थिति को समझ सकें, उस समाज की स्थिति, व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति थी इस चीज़ को समझ सकें, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कवियों की संख्या की अपेक्षा साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व क्या किया, ज़्यादा दिया था। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। तो इस प्रश्न को तो खैर हर बच्चा सही कर लेगा। शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। इधर देखो थोड़ा सा इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। देखो आदि काल को इन्होंने बोला था वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने बोला था भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को बोला था नृत्य काल और आधुनिक काल को इन्होंने बोला था गद्य काल। थोड़ा सा देखो मैंने कर दिया है सही, मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे ये लो ताकि आप सही कर सको इस तरीके से। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी, देखो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य से शुक्ल के वक्तव्य मतलब उनकी कथन है। शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविव्रत संग्रह क्या कहा है, कविव्रत संग्रह कहा है। तो इस चीज पे जरा सा ध्यान देना ताकि इन ग्रंथों के लिए देखो इधर शिव सिंह सरोज, आप सभी को पता है शिव सिंह सरोज 1883 में आया था। इसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला, प्रथम कविव्रत संग्रह। शिव सिंह सरोज को क्या बोलना है, प्रथम कविव्रत संग्रह कहा था। सही वहीं पे मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में आता है गिरियर्सन का, इसको इसने बोला बड़ा कविव्रत संग्रह। इस चीज को जरा सा याद रखना। और मिस्र बंधु विनोद जो कि 4 भागों में आता है, एक 1913 में, एक 1934 में, ये 3 भाग थे, ये 1 भाग था। मिस्र बंधु विनोद ने क्या लिखा था, मिस्र बंधु विनोद, इसमें कवि कितने हैं, 4591 कवि हैं, इसलिए इसको बोला प्रकांड कविव्रत संग्रह। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये फैक्ट जरा सा आप याद रखना। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अब एक कोट और है इनका कि रीति काल के कवियों का परिचयात्मक मैंने किससे लिया है, मिस्र बंधु विनोद से मैंने इसका लिया है। किसके, रीति काल के कवियों का परिचय मैंने कहाँ से लिया, मिस्र बंधु विनोद से। अब एक कोट आ रहा है, शुक्ल के इतिहास की सहयोग सामग्री, तो हिंदी कोविद रत्नमाल श्याम सुंदर दास की पुस्तक है, वहाँ से लिया था इनने। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक है, उससे इनने सहयोग किया था। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि 1923 की ये रचना है, तो इससे इन्होंने लिया था। तो हम इसी के देखेंगे बारीकी से अभी पढ़ते हुए। तो शुक्ल का जीवन परिचय आ रहा है, इसको हम करेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगे, नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर नोट्स, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।